ओके। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का पहला क्लास करेंगे। ऑब्वियस बात है, एक क्लास में तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उतना ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होगा, ऊपर से पहला क्लास है तो कितना किसको समझ में आता है वो भी थोड़ा मैटर करेगा। लेकिन ये बात है कि चल रहा है ना, ठीक। हाँ, तो आपका बेसिकली मैं मॉर्निंग के क्लास में भी आपका ये 3 टॉपिक आज डिस्कस किए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिड एंड बेस, स्केलेटल सिस्टम। इसमें से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये सबको नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है और ये आपका फिर से बायोलॉजी का पार्ट है। पहला क्लास कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना इससे फेमिलियर हो पाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चल के दूसरा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स। थोड़ा आज लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक अलग से मतलब एक कॉपी सेपरेट रखिए, उसमें सिर्फ आप साइंस का ही पोर्शन नोट डाउन कीजिएगा, बेटर है। रीज़न ये है कि बिकॉज अभी मान लीजिए एडीआरई जो हम लोग का 29 को एग्ज़ाम है, 29 सितंबर को, उसके लिए मैक्स टू मैक्स जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे, मेरा 2 से 3 क्लास ही मैं करूँगा। लेकिन फर्दर रेलवे और एसएससी के लिए आपको और भी इसका चैप्टर्स दिया जाएगा, और भी क्लासेस में करूँगा। तो अगर एक सेपरेट कॉपी रहेगा तो सब कुछ आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा थोड़ा। ओके, तो ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस मतलब पहला बात है मैं इस चैप्टर को क्यों चूज़ किया हूँ, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं मीन कर रहा हूँ एसएससी, रेलवेज प्लस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स का। आपको एक तो होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन की सेल कौन डिस्कवर किया था, बेसिक क्वेश्चंस। और जब चैप्टर वाइज बात होगा तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्केलेटल सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इसको चैप्टर वाइज ही देखेंगे, और बीच में आप लोग को पॉइंट जब आप नोट डाउन करते रहेंगे, नोट जब आप करेंगे तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीज़ को तो लिखना संभव नहीं होगा, आप लोग अपनी भाषा में, वो बोडो हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, प्लीज़ इसको थोड़ा नोट डाउन करते हुए जाइएगा। ओके, तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से ऑब्वियसली हम लोग का डाइजेशन से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, तो समझ में आ ही रहा है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस से स्टार्ट होगा वो होता है इंजेशन, वो आपका होगा इंजेशन। अब ये इंजेशन क्या है, हम लोग खाना खाने के लिए, खाना को दाल चावल जो भी होगा उसको मिक्स करने के बाद हम लोग जब मुंह में जो डालते हैं, ये मुंह में डालने वाला प्रोसेस ही आपका इंजेशन है, ठीक है। सिर्फ इसको एकदम ऐसे अपनी भाषा में लिख के रखिए। हम लोग जो खाने को जो मिक्स करने के बाद जब उसको पहली बार जब बाइट लेते हैं, मुंह में जब डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इसमें और ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्स है ही नहीं, ठीक है। इंजेशन के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा डाइजेशन, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा डाइजेशन। एज सुन एज जब भी आप खाने को जब आप उसको मिक्स करके आप मुंह में डाल रहे हैं तो तुरंत आपका वो खाने का आपका डाइजेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जा रहा है। अभी माउथ में जब हम लोग लेंगे क्या डाइजेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आगे चल के हम लोग और देखेंगे, बट ये बहुत क्लियर आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम लोग खाने को लेते हैं, मुंह में लाते हैं, तब साथ ही साथ डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अभी देखिए ये जो डाइजेशन है, मैं आगे और भी प्रोसेस बोलने से पहले एक चीज समझिए, एक्चुअली डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन होता क्या है, मान लीजिए हम लोग जो भी खाना खाए, वो आपका सिंपल दाल रोटी से लेके आपका बिरयानी तक अगर मैं बोलूं, ये सब खाना आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये सब आपका कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिस फॉर्म में हम लोग खाने को खाते हैं, बॉडी हम लोग का उस फॉर्म में खाना एब्जॉर्ब या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाने के लिए कुछ तो हेल्प करना पड़ेगा। कुछ जैसे मान लीजिए कहीं पे हम लोग कुछ काट कुट जाता है, खून वून निकलता है, हम लोग कुछ में कुछ एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो एक्चुअली जब तक मैं उसको नहीं लगाऊंगा तो इसको थोड़ा ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाने के लिए जो केमिकल चीज को और जल्दी जल्दी करवाता है, उस केमिकल का नाम हम लोग बोलते हैं एंजाइम। उस केमिकल का नाम होगा एंजाइम। ये जो एंजाइम जो होता है वो हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और इस सिंपल फूड पार्टिकल्स, ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये जो कन्वर्शन जो हो रहा है, ये जो आपका चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर है? अभी देखिए, मैं इंजेक्शन हुआ मतलब खाना में लिया, उसके बाद इसका डाइजेशन हुआ। अभी डाइजेशन होने के बाद सिर्फ डाइजेशन करना ही तो हम लोग का सोल मोटिव नहीं है। देखिए, एक बच्चा जब बच्चा जन्म होता है, उसका कुछ केजी में होता है, ऐसे ही मान लीजिए आपका 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg मैक्स टू मैक्स। उसके बाद वही बच्चा कुछ सालों में देखते देखते ग्रो करता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे हम लोग जैसा होगा और बूढ़ा होगा, ऐसा होता रहता है। तो ये जो ग्रोथ जो हो रहा है बच्चा का, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोग का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? खाना ही है। फूड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। तो खाना हम लोग जो ले रहे हैं, इसको बॉडी में जब तक ये एब्जॉर्व ना हो तो बॉडी का मसल्स या बोन कैसे ग्रो करेगा? ये तो खाना ही उसका एनर्जी का सोर्स है ना। तो ये जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल फूड पार्टिकल्स अभी ब्लड में एब्जॉर्व होगा, खून में ये एब्जॉर्व होगा। कैसे होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन ये ब्लड में एब्जॉर्व होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन। हो गया। अभी सिर्फ खून में एब्जॉर्ब करना ही इसका सोल मतलब अल्टीमेट गोल नहीं है। ये वाला जिस मतलब मान लीजिए खाना खून में आ गया, ऑब्वियसली खाना जाएगा, मुंह से जाएगा, स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन है, ये सब है। अभी उससे खाना एब्जॉर्ब होने के बाद मेरे हाथ में, पैर में, ब्रेन में, सब जगह पहुंचना पड़ेगा, तब ना जाके उसका ग्रो होगा। तो बॉडी को जब ब्लड में वो चीज एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये चीज पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना पड़ेगा, अलग अलग जगह में तो पहुंचना भी पड़ेगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। उसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है? इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, और कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हम लोग को शरीर का कुछ काम का नहीं है, वो बाद में एक्सक्रीशन हो जाता है, या उसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेट, जो हम लोग कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे इजेशन। तो ये बेसिकली 5 स्टेप होता है जिससे हम लोग का बॉडी को पूरा खाना का यूटिलाइज करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी में यूज होता है, और रिमेनिंग पोर्शन आपका इजेक्ट भी हो जाता है। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक क्वेश्चन आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिलो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पार्ट नहीं है। बिलो दिया 4 ऑप्शन था, उसमें से कौन सा वाला प्रोसेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो उसमें से 3 ऑप्शन था, एक कोई दूसरा कुछ नाम दे दिया, तो वही आपका आंसर था। ठीक है? तो आपको ये वाला नाम सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? ओके। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ओके। अभी देखिए, अभी पहला हम लोग का खाना, जैसे मैं कि ऑलरेडी मैं बोला हूं, खाना जब हम लोग मुंह में ले रहे हैं तभी आपका तुरंत डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो पहला हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट कहां पे हो रहा है? माउथ। पहले स्टार्ट कहां पे हो रहा है? माउथ। अभी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड है, इसको थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा है, और इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज ये सब कुछ हम लोग अपने बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ये माउथ जो है, देखिए जब हम लोग खाना डालते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसको डॉक्टर कभी भी बोलता है कि उसको जितना हो सके चबाइएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा मोटिव क्या है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल लाना। हम लोग जो चावल लेते हैं या पहले तो बात ये देखिए, कुछ भी चीज मतलब ये जो इतना साल से चलते हुए आ रहा है, हम लोग का मम्मी जब बचपन हम लोग जब छोटे थे, याद कीजिएगा, जब स्कूल में हम लोग जाते थे तो मम्मी जब खाना हम लोग को दाल चावल जो भी खिलाते थे, पहले उसको बहुत हाथ से या कुछ मतलब स्पून टाइप किससे उसको बहुत ज़्यादा पेस्ट करने की कोशिश किया जाता था।
हाथ से करते थे। उसके बाद जब मुंह में डाला जाता था, कभी ऐसा कभी होता था कि ऐसे लेके ऐसे डाला गया, नहीं होता है, हमेशा उसको एक लड्डू जैसा बना के बाद में डाला जाता है। बिकॉज रीजन भी, इसका रीजन भी हम लोग बाद में समझेंगे, क्यों उसको लड्डू बनाया जाता था, क्यों उसको ट्रायंगल नहीं बनाया जाता था, क्यों उसको रेक्टेंगल शेप नहीं दिया जाता था, हमेशा लड्डू ही क्यों बनाया जाता था, इसका भी एक रीजन है जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी ये जो पेस्ट हाथ से किया जा रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ एक बच्चा जितना जब उसका दांत वात ठीक से आया नहीं है, चबा नहीं पाएगा, ये बुरा आदमी के लिए भी सेम है, सेम आदमी होगा, तो उसको हाथ से थोड़ा बहुत उसको नरम करके उसको मुंह में डाला जाता है। अभी जब उनके चीज आ गया, इंजेक्शन हो गया, मैं मुंह में डाल दिया, उसके बाद उसको चबाने के लिए डॉक्टर बोलता है कि जितना हो सके खाने को धीरे धीरे कीजिए और उसको चबाते हुए जाइए। अभी जब आप इसको चबाएंगे तो आपका वो चीज, वो जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो आपका एक्चुअली वो डाइजेशन ही हो रहा है। अभी देखिए, जब मैं बोल रहा हूं डाइजेशन होगा, जो मैं फूड के बारे में बार बार बोल रहा हूं, फूड खाना हम लोग जो खाते हैं, ये खाने का ना, हम लोग सिर्फ चावल डावल मछली कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं इसको चावल डावल सब्जी ऐसे देख रहे हैं, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट जो है उसको मैं बोल सकता हूं कि इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें कुछ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें आपका प्रोटीन होगा, इसमें आपका फैट होगा, इसमें आपका विटामिन होगा, और इसमें कुछ आपका मिनरल्स भी होगा, इसमें आपका कुछ मिनरल्स भी होगा। राहुल एक बार लाइट सब जला दीजिए, तो एक बार थोड़ा मैं बंद किया था, एक बार जला दीजिए। तो आपका ये जो हम लोग खाना जो इंटेक कर रहे हैं, ये खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ उसमें है। हम लोग मिनरल्स, गौर से सुनिएगा, मिनरल्स और विटामिन को लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ डेफिनिट एंजाइम, इस जगह पे जाके ये होता है, उस जगह पे जाके ये होता है, ये चीज का बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, और इसका वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, वो अपने आप बाकी सबके साथ ये भी डाइजेशन हो जाता है। तो ये हम लोग का उतना बड़ा कंसर्न है नहीं। हम लोग का खाने में मेन हम लोग फोकस करेंगे ये तीनों के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों के ऊपर हम लोग का मेन नोटिस रहेगा। हम लोग ये तीनों के बारे में डिटेल में थोड़ा हम लोग को पढ़ना है। अभी देखिए, ये तीनों चीज जब पूरी डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा कि मेरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अभी गौर से देखिए, ये जो माउथ जो है, हम लोग जब खाने को डालते हैं, ये जो कैविटी जो है, ये अंदर का जो कैविटी है, इसको बोला जाता है बकल कैविटी, इसको बोला जाता है बकल कैविटी, इसका नाम है बकल कैविटी। इसको ओरल कैविटी भी बोला जा सकता है, इसको ओरल कैविटी भी बोला जा सकता है, हम लोग ज्यादातर इसको बकल कैविटी नाम से जानते हैं। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे कि मान लीजिए एग, जो लोग जिम विम करते हैं उन लोग, बाकी तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन जो भी लेता है, एग का जो व्हाइट पोर्शन है उसको खाते हैं, रीजन भी उसमें प्रोटीन रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, माउथ में बकल कैविटी में अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट छोड़ के प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ भी थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है। हम लोग के बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ भी थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है। इसको थोड़ा अपने भाषा में लिख लीजिए, आपका बकल कैविटी में क्या डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा। क्लियर बात है। अभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता कैसे है, हम लोग देखिएगा, जब भी कुछ अच्छा खाना वाना सामने बनता है, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। ये जो मुंह में पानी आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है सैलाइवा। हम लोग जो बोलते हैं कि खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है, एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है, सैलाइवा, ठीक है। अभी सैलाइवा कहां से आता है, ये भी तो एक सवाल है, सैलाइवा आता कहां से है। सैलाइवा आपका आता है सैलाइवरी ग्लैंड से, सैलाइवरी ग्लैंड, हम लोग के मुंह में सैलाइवरी ग्लैंड है, उस सैलाइवरी ग्लैंड सैलाइवा सिक्रेट करता है। क्लियर हो गया। अभी सैलाइवरी ग्लैंड कितने तरीके का है,
सैलाइवरी ग्लैंड कितने तरीके का है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सैलाइवरी ग्लैंड कितने तरीके का है? सैलाइवरी जो ग्लैंड है, जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है जिससे सैलाइवा सीक्रेट होता है, ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। टोटल 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। ठीक है, पहला सैलाइवरी ग्लैंड का नाम मैं बोलूंगा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद होगा सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद में बोलूंगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ये 3 आपका मेन सैलाइवरी ग्लैंड होता है जो सैलाइवा सीक्रेट करता है। और सैलाइवा आपको क्या हेल्प करता है? ये सैलाइवा आपको, हम लोग के मुंह में जितना भी खाना डाइजेशन होता है ये सैलाइवा के लिए ही होता है। और ये सैलाइवा कहां से आता है? सैलाइवरी ग्लैंड से आता है। सैलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप का है? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर बात है? ओके। ये पैरोटिड ग्लैंड कहां पे होता है? ये पैरोटिड ग्लैंड ये कान के पीछे इधर होता है, नियर ईयर। ये कान के पीछे होता है इधर। तो ये आपका पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका होगा नियर ईयर, कान के सामने होता है। नेक्स्ट है सब लिंगुअल। वर्ड से ही पता चलता है लिंगुअल। लिंगुअल किससे रिलेटेड होता है? लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज। हम लोग जो भाषा बोलते हैं, मैं आज राहुल को राहुल बोल पा रहा हूं, वो गलती से निजाम नहीं हो रहा है। रीजन क्या है उसका? कौन सा मेरे और ये जो मुंह में कौन सा ऑर्गन मुझे ठीक प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हेल्प करता है? कौन सा ऑर्गन मेरे मुंह में? जीभ, जो टांग जो होता है, वो टांग हम लोग को ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हेल्प करता है। वो लिंगुअल वाला चीज टांग से रिलेटेड है। तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड कहां पे होगा? टांग के नीचे। टांग के नीचे जो हम लोग का जो जीभ जो है, टांग, उसके नीचे होता है सब लिंगुअल। ठीक है, अभी मैंडिबुलर ग्लैंड, ये है अंडर टीथ। ये है अंडर टीथ। हम लोग आगे चल के अगर ये है देखेंगे, हम लोग का जो दांत है, नॉर्मली 32 दांत बोला जाता है, सबका नहीं होता है। ये भी सुनते हैं जिन लोग का 32 दांत है और जीभ का कलर ब्लैक है, वो बहुत खतरनाक होता है। जो बोलते हैं वही सही होता है। ठीक है, जो भी हो वो सुने थे। अभी सब मैंडिबुलर जो है, हम लोग का दांत जो है 32 दांत में अलग अलग टाइप का दांत है। सामने का 2 दांत या नीचे का 2 दांत, इसका टाइप अलग है। उसके बाद ये सब दांत आपका कैनाइन बोला जाता है। कैनाइन मतलब आपका डॉग से रिलेटेड किया जाता है, बिकॉज ये थोड़ा वैसा होता है ना, डॉग जैसा ऐसा। तो उसके बाद इंसिसर होता है, ऐसा अलग अलग दांत होता है। ये मैंडिबल बोल के एक दांत होता है, मैंडिबल। मैंडिबल से आया है सब मैंडिबुलर। ये मैंडिबल आपके ये सब जगह पे होता है, ये सब जगह पे, ये मैंडिबुलर ये सब जगह पे होता है। इसके नीचे वाला जो ग्लैंड होगा दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपका बेसिकली हो गया सैलाइवरी ग्लैंड। ओके, अभी देखिए, जैसे कि मैं बोला हूं कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही बोलते हैं क्या? डाइजेशन। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बिकॉज इसमें तो सिर्फ बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ही डाइजेशन होगा, प्रोटीन और फैट लेके मुझे अभी बात करना ही नहीं है। अभी जो ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग के मुंह में आता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च। उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च। ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च बोलो मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मान लीजिए रसगुल्ला खा लिए, ऐसा कुछ चीज जो बहुत मीठा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। वो कार्बोहाइड्रेट का एक, उस कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा फॉर्म होता है। स्टार्च होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है। उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है स्टार्च, जो हम लोग खाते हैं। तो स्टार्च को, अभी ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको तो मुझे सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। अभी ये स्टार्च जो है, ये जो स्टार्च जो है, इसको कन्वर्ट करना होगा कहां पे? माउथ, बकल कैविटी में कन्वर्ट करके ये कन्वर्ट होता है किसमें? मेल्टोस में।
कन्वर्ट किस में होगा, मेल्टोस में। अभी स्टार्च देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझिए, ये वाला चीज याद रखने लायक बात है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मेल्टोस में। अभी कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, एंजाइम। चाहिए क्या, एंजाइम। ये एंजाइम है क्या, सैलाइवा। अभी सैलाइवा तो एक जस्ट एक उसमें वाटर कंटेंट भी है, सैलाइवा जो है उसमें तो बहुत बहुत एक पानी का मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअली पानी उसमें कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। उस सैलाइवा में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है सैलाइवरी एमाइलेस। जिसका नाम है, सैलाइवा में रहता है क्या, सैलाइवरी एमाइलेस। एमाइलेस, ये सैलाइवरी एमाइलेस जो होता है ये क्या करता है, ये सैलाइवरी एमाइलेस स्टार्च के ऊपर एक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है मेल्टोस। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन बकल कैविटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सैलाइवरी एमाइलेस। ठीक है, द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी व्हिच कन्वर्ट्स complex form of carbohydrate that is starch into a simpler form, the name of that enzyme is salivary amylase। क्लियर हो गया बात, ओके। अभी आते हैं वो वाला बात जो बोल रहे थे कि मम्मी क्यों उसको क्यों लड्डू बना के गोल बनकर क्यों देता है। देखिए, सैलाइवरी एमाइलेस हो गया, वो अभी कार्बोहाइड्रेट को उसको थोड़ा ये करके मेल्टोस में कन्वर्ट करेगा। अभी क्या होगा, हम लोग जब खाने को जब चबाते हैं, चबाने के बाद भी जो फाइनली वो मेरे गले से ऐसे उतरेगा, तब भी वो एक लड्डू जैसा ही निकलेगा, तब भी वो स्कैटर्ड नहीं रहेगा, वो लड्डू बन के ही जाएगा। अभी इसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मतलब सोचिए कि अगर इसको कोई आदमी को या किसी को बनाने के लिए देता, ह्यूमन बॉडी कभी बना नहीं पाता। जो भगवान जब बनाए होंगे, कितना कैलकुलेशन, कितना इसमें इन्वॉल्व है, सोचने से भी ऊपर। हम लोग का जो फूड पाइप है जिससे खाना जाता है, और हम लोग का जो विंड पाइप है जिससे हवा जाता है, ये आपका सांस हम लोग जिसमें लेते हैं, वो बाद में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाता है, लंग्स में आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब बहुत कुछ है, वो अलग एक रेस्पिरेशन वाला दूसरा चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग मान लीजिए ये आपका फूड पाइप है, इससे आपका मतलब ये मेरा माउथ है, ये मेरा मुंह है, इधर से मैं खाना ले रहा हूं, ये मेरा फूड पाइप है जिससे खाना ऑब्वियसली इधर से आते हुए आपके पेट में जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इधर नाक है, मान लीजिए नाक से भी आपका विंड पाइप जाएगा, जाके इधर ही लगेगा, उसके बाद ये ऐसे अलग हो जाएगा। एक जगह होगा जैसे आपका जंक्शन स्टेशन, जैसा फुकीडाग्राम जैसे जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन स्टेशन क्यों जंक्शन बोला जाता है, कोकराझार का तो जंक्शन नहीं बोला जाता है, फुकीडाग्राम को क्यों बोला जाता है, बिकॉज उससे अलग अलग रूट निकल जाता है। तो इधर भी ये है, मान लीजिए एफपी फूड पाइप, ये मान लीजिए विंड पाइप। तो इसमें एक जंक्शन पॉइंट है जिससे दोनों पाइप फिर से अलग अलग हो जाता है। ये जो जगह है इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आता है। ये जो जंक्शन है जहां से फुट पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग रास्ता ले लेता है, ये जगह का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आता है। और ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग जब खाने बैठते हैं तो क्यों घर में मम्मी पापा कोई भी गार्जियन रहता है, क्यों बार बार बोलता है कि खाने के टाइम कभी भी ऐसे ज्यादा ऐसे घुमा घूमी मत करो, या बार बार खाते रहते ऐसे टीवी में ऐसे ऐसे मत देखो, या खाने के टाइम ज्यादा बात मत करो। रीजन ये है, कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे या खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे, खाते खाते कभी वो खाना अटक जाता है, सांस में मतलब वो जो विंड पाइप में अटक जाता है, तो थोड़ा ऐसे खांसी होता है, इससे कोई आके थप्पड़ वप्पड़ मारता है, उसके बाद वो ठीक होता है। इससे आदमी का डेथ भी हो सकता है, इंस्टेंट डेथ। क्यों होता है, मान लीजिए आपका खाना जाना था इस रास्ते में, गलती से वो आगे, ये है आपका लंग्स वाला पोर्शन, मान लीजिए आपका गलती से इधर आ गया। नॉर्मली इधर रहता है, सामने आता है तो थोड़ा ये करने से कोई आके ये मार रहा है, पीठ में कुछ कर रहा है, वो फिर से नॉर्मल रास्ता लेके आ जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये कोई खाना आ जाएगा तो इधर से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारा रास्ता ये नहीं, तुम्हारा रास्ता वो जाओ। ह्यूमन बॉडी में वो चीज तो मैकेनिज्म है, उसके बावजूद भी अगर आ जाता है, अगर वो सांस नली में आ जाएगा तो उनका तो खत्म। ये तो आपका फूड पार्टिकल्स वाला रास्ता है ही नहीं, तो तभी इंस्टेंट आपका झमेला हो जाएगा। अभी देखिए, ये जो आपका जंक्शन पॉइंट है, इसका स्पेशल एक नाम है, इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस।
एपिग्लॉटिस एक जंक्शन पॉइंट है जिसमें से आपका फुट पाइप और विंड पाइप अलग अलग हो जाता है। क्लियर बात है। अभी आते वो वाला बात लेके, क्योंकि मम्मी क्यों खाने को गोल करके देता है, उसको लड्डू बना के क्यों देते हैं। एनाकोंडा मूवी कोई देखे है पहले? एनाकोंडा मूवी, पुराना वाला एनाकोंडा मूवी देखे थे? ठीक, उसमें हाँ पुराना वाला जो था हाँ, उसमें क्या होता है, एनाकोंडा धीरे धीरे एक कुछ दोस्त लोग होता है जो आपका पार्टी करने जाता है, एक एक को खाता रहता है। लास्ट में एक सीन आता है जिसमें वो जो उसको पालता था मालिक उसको ही खा जाता है। वो वाला सीन में देखिएगा नोटिस करके, क्या होता है, एनाकोंडा जब वो आदमी को खाता है तो पहले एनाकोंडा का मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दिखता है, मतलब ये कैमरा से वीएफएक्स से किया होगा लेकिन ठीक है, लेकिन आपको दिखता है कि वो पेट इधर पहले बड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद इधर बड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद इधर बड़ा हो गया, उसके बाद ऐसे दिखता है कि आदमी धीरे 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 पेट में चला गया। सेम चीज सिर्फ एनाकोंडा में नहीं होता, हम लोग भी छोटा मोटा एनाकोंडा ही है, हम लोग में भी वैसा चीज होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम खाना खा लिए तो खुद करके ऐसे नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता है। उसका भी एक डेफिनेट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है, मान लीजिए ये आपका फूड पाइप है, इधर ये आपका फूड पाइप है जिससे आपका खाना स्टोमक में जाएगा। जब हम खाना खाते हैं एक गोल जैसा बन के ही अंदर जाएगा, जो गोल जैसा लड्डू बनता है उसका एक नाम है, उसको बोला जाता है बोलस, उसको बोला जाता है बोलस। जो लड्डू जो बनता है उसको बोला जाता है बोलस। बोलस क्यों बनता है, बिकॉज खाने के साथ सैलाइवा मिक्स होता है, सैलाइवा मिक्स होने का उसको नरम किया जाता है और एक लड्डू जैसा बनता है, उसको बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस जब आपका फूड पाइप से जाएगा तब ये देखिएगा फूड पाइप ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही जगह फूल जाएगा और नीचे वाला ऐसा रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ऊपर में ठीक रहेगा, नीचे एक जगह ऐसे फूल जाएगा, बाकी का ऐसे ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसे रहेगा, नीचे ऐसा फूल जाएगा, बाकी का ये रहेगा। ये चीज लड्डू जैसे एक जगह ये किया, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद नीचे गया, ऐसे वो डायरेक्टली ऐसे एकदम फ्री फॉल जैसा ऐसे एकदम ऐसे पूरा स्पीड में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, ये जो खाने का मूवमेंट है, इसका एक स्पेशल नाम है जो एग्जाम में आया था आपका। ये आया था एसएससी एमटीएस में आया था शायद। एसएससी एमटीएस में आया था। नेम द मूवमेंट जिससे खाना आपका फूड पाइप से स्टोमक तक जाता है। इस मूवमेंट का नाम क्या है? इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। इसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। ये जो खाना जो ऐसे गोल गोल होते होते नीचे जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया माउथ या बकल कैविटी में जो जो होना था ये हो गया, आपका डाइजेशन इधर हो गया। अभी कहा जाएगा खाना, माउथ से होते हुए कहा जाएगा स्टोमक में जाएगा। और एक बात, ये जो फूड पाइप है ना, ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप में खाना थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप में कोई भी खाना डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में होगा या बकल कैविटी में होगा, उसके बाद डायरेक्ट स्टोमक में जाके होगा। ये जो बीच में जो पाइप है इसमें खाना डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अभी खाना जब नीचे जाएगा, उससे पहले ये जो फूड पाइप में बोल रहा हूं बार बार, फूड पाइप का एक अलग नाम है। फूड पाइप को अलग एक नाम से जाना जाता है। फूड पाइप को आप बोल सकते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस माने फूड पाइप। हम लोग का जो फूड पाइप है उसका नाम है ईसोफेगस। क्लियर? क्या धनुचंद बोरिंग लग रहा है क्या? ठीक, आपके बारे में बात कर रहा हूं, ये सब हम लोग में होता है। ठीक है, उसके बाद आइए, अभी खाना आया, स्टोमक में आया। अभी स्टोमक क्या है? माउथ था, पहले कहां पे था? माउथ में था या बकल कैविटी। अभी खाना कहां आएगा? स्टोमक में आएगा। ये स्टोमक क्या है? स्टोमक एक बैग जैसा है, लेकिन ये बैग है आपका इलास्टिक बैग है। ये आपका वो किसी हार्ड चीज से बना हुआ नहीं है, ये स्ट्रेची बैग है, स्ट्रेच होता है ये। इसीलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कभी कभार आपका घर में
ज़्यादा अपना पसंदीदा आइटम नहीं बनता है तो थोड़े में ही पेट भर जाता है। और कभी कभार फ्राइड राइस वाइड राइस थोड़ा अच्छा बन गया, पनीर वनीर बन गया, उस दिन तो बाप रे बाप थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो पेट तो एक ही है, पेट तो ऐसा नहीं कि अलग से कुछ चेम्बर बनाया जाता है। तो इसलिए ये क्यों संभव होता है, बिकॉज स्टोमक एक इलास्टिक है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा ही थोड़ा ठूस ठूस के भर देते हैं, लेकिन भरना नहीं चाहिए, अलग बात है। तो वो होता है आपका स्ट्रेची बैग। अभी स्टोमक जो होता है, मान लीजिए स्टोमक है, स्टोमक के अंदर ही अंदर एक इनर लाइनिंग होता है, ऐसे एक कुछ चीज होगा तो स्टोमक के वॉल को ऐसे कवर करके रखेगा। ऐसा एक कुछ रहता है जो स्टोमक के वॉल को कवर करके रखते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस वॉल को बोला जाता है म्यूकस। क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है। अभी देखिए क्यों ये वॉल है, ये मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं ना, जब आप जितना, मैं तो सिर्फ थोड़ा ही गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मुझे बहुत कम आता है बायोलॉजी, हाई सेकेंडरी तक जितना आता है उतना ही। लेकिन बायोलॉजी स्पेशली जूलॉजी जब कोई पढ़ता है, कोई जो लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स करते होंगे या जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ते हैं, जूलॉजी जब कोई पढ़ेगा, ये मतलब आप लिटरली सरप्राइज हो जाएंगे कि भगवान कितना कुछ सोच के आदमी के शरीर को बनाया होगा। हर एक चीज का कुछ ना कुछ फंक्शन कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। कैसे होता है, ये कवरिंग देने का कोई जरूरत था नहीं। क्या कवरिंग का जरूरत है, जरूरत इसलिए है बिकॉज ये जो स्टोमक है इसके अंदर कुछ ग्लैंड है, इसके अंदर क्या है, कुछ ग्लैंड है। ये ग्लैंड को क्या नाम दिया गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये ग्लैंड का क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हाँ स्टोमक के अंदर है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, वो सीक्रेट करता है। वो क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। वो क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है पता है, इस गैस्ट्रिक जूस में रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या रहेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका है फुल फॉर्म, इसका फुल नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी एक चीज आप देखिए, ये जो रविवार को एक क्वेश्चन आया था पीएच वैल्यू लेके, उसमें क्वेश्चन था कि किसी केमिकल का पीएच वैल्यू 5 है तो वो क्या है। आप लोग आंसर एसिड किए है ना, ठीक। अभी एक चीज थोड़ा जान लीजिए, पीएच स्केल बोल के एक चीज होता है, पीएच स्केल। इसको पहले इसको थोड़ा समझिए, तब जाके इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। पीएच स्केल में 1 से लेके 14 तक वैल्यू रहता है, ठीक है। तो बीचों बीच आपका क्या आ गया, 7 आ गया। जो केमिकल का पीएच वैल्यू 7 होगा वो आपका न्यूट्रल बोला जाएगा, उसको न्यूट्रल। वो न्यूट्रल है, नॉर्मल पानी ले लीजिए, न्यूट्रल, ठीक है। अभी जब उसका पीएच घटने लगेगा, 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितना घटेगा तब उसको बोलेंगे हम एसिड। घटने से एसिड। 7 से जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको बोलेंगे क्या, बेस। बेस पता है क्या होता है, खार एक एग्जाम्पल है। या अगर मैं डेली लाइफ का यूज के बोलूं, हम लोग जिस साबुन से नहाते हैं वो एक बेस है। जिस साबुन से हम लोग नहाते हैं उसको बेस बोला जाता है। हम लोग का एसिडिटी हो गया, थोड़ा ज़्यादा रिच खाना खा लिया, एसिडिटी हो गया, उसके बाद घर में मम्मी या पापा एक बॉटल लाते हैं ना, एंटासिड का बॉटल लाते हैं, जो वो एंटासिड का बॉटल बेस, ठीक है, तो उसको बेस बोला जाता है। ओके, अभी आइए मेन बात देखिए। अभी 7 आपका न्यूट्रल है ना, 7 से वैल्यू जितना कम होता हुआ जाएगा, एसिड उतना स्ट्रांग होगा। आपका अगर किसी का वैल्यू 6 है, वो जितना स्ट्रांग एसिड है, किसी का वैल्यू 2 है, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। ये HCl है, इसका पीएच वैल्यू पता है क्या है, 1 से लेके 2 तक, तो बहुत स्ट्रांग एसिड है। कितना स्ट्रांग है, अगर आपको फिजिकली समझना है,
अगर ये एसिड मान लीजिए पेट के अंदर जो एसिड है हम लोग का, वो एसिड अगर कोई आपको एक ड्रॉप स्किन में डाल दे, आपका स्किन एकदम ये हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, इतना वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो हम लोग के पेट के अंदर है। अभी देखिए क्या होता है, ये म्यूकस क्या है या HCl क्या है, ये HCl क्यों दिया गया है उसका भी काम है, मतलब तो नहीं था देने का, इसका भी काम है, और ये म्यूकस क्या है इसका भी काम है। देखिए क्या होता है, मुंह में जितना खाना डाइजेशन हुआ ठीक है, बाकी गया पेट में। पेट में एंजाइम का नाम मैं बाद में बोल रहा हूं। पेट में खाना डाइजेशन करने के लिए उसको पहले एसिडिक करना पड़ेगा। जो एंजाइम स्टोमक में डाइजेशन करवाएगा वो तब तक खाने को डाइजेशन नहीं कर पाएगा जब तक वो खाना एसिडिक ना हो। तो एसिडिक अभी करेगा कैसे, मैं तो नॉर्मल खाना खाया, मैं तो एसिड थोड़ी खाया, मैं तो नॉर्मल दाल चावल खाना खाया, उसको एसिडिक कौन करेगा, उसको एसिडिक HCl करेगा। जब भी खाना स्टोमक में आ जाएगा, चारों तरफ से गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा जिसमें HCl है, और इस आपका जो खाना जो है इसको एसिडिक कर देगा। जब वो एसिडिक करेगा तब जाके एक एंजाइम होता है, नाम है पेप्सिन, वो बाद में देखेंगे। वो पेप्सिन तब इसमें आपका काम करेगा, उसको डाइजेशन करेगा। क्लियर बात है। अभी हम लोग ये अक्सर सुनते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, गार्जियन लोग भी बोलते हैं कि ज्यादा टाइम पेट को खाली पेट नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। उसका सिंपल रीजन क्या है, देखिए इधर से HCl आ रहा है, खाना मिल रहा है, खाना को एसिडिक कर रहा है, वो बंद हो गया। वो मतलब जस्ट एक स्प्रिंकलर जैसा है, ऐसे जैसे स्प्रिंकलर आप यूएस का कभी वीडियो देखेंगे रास्ता में, तो जब वो गाड़ी वाड़ी नहीं रहता है ना, स्प्रिंकलर ऐसे पानी ऐसे ये करता है, वो सेंसर है पूरा। जब गाड़ी वाड़ी आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, वो अपने आप सेंसर बंद हो जाएगा, तो फिर से पार हो जाएगा, फिर से ऐसे देगा, तो पेड़ पौधा पूरा हरियाली मेंटेन करता है। ये भी वैसा ही है, खाना आता है ऑटोमेटिकली सेंसर टाइप आता है, गैस्ट्रिक जूस देता है, खाने को एसिडिक करता है, डाइजेशन होता है। अभी मान लीजिए बहुत टाइम तक खाना नहीं आया है, HCl बोल रहा है चला मैं तो हर 2 घंटा बाद निकलता था, आज तो आपका 10 घंटा हो गया, मैं तो सीक्रेट ही नहीं हुआ हूं। तो क्या करता है, सीक्रेट होना चालू हो जाता है जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। अभी HCl इधर से सीक्रेट हो गया, खाना तो है नहीं, तो किसको डाइजेस्ट करेगा, तब वो क्या करेगा, इस वाल को मतलब डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, इस वाल में जाके अटैक करेगा। जो म्यूकस है, जो आपका स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस वाल में जाके उसी का ही HCl जाके अटैक करेगा। HCl को थोड़ी पता है। अभी अटैक करते 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 क्या होगा, किसी एक जगह पे मान लीजिए ये जगह पे ये वाल आपका पूरी डिस्ट्रॉय हो गया, इधर आपका वाल है ही नहीं, इधर वाला जैसे ओजोन डिप्लेशन जो हो रहा है, यूवी रेस के चलते एक जगह पे छेद हो गया है, उधर से अल्ट्रावायलेट रे आता है, सेम चीज इधर एक जगह पे आपका खाली हो गया। अभी नेक्स्ट HCl आके डायरेक्ट उसको वाल मिल रहा है, उसमें अटैक करेगा ना, इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इस इन्फेक्शन को ही बोला जाता है अल्सर। ये जो इन्फेक्शन हो रहा है स्टोमक के लाइनिंग में, जो HCl के चलते हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्सर। अल्सर का स्पेलिंग होगा आपका ULCER। इसको बोला जाता है अल्सर, जो कि बहुत खराब चीज है, इससे आपका कैंसर भी हो सकता है अगर ठीक ठाक ट्रीटमेंट ना हो, तो इसको बोला जाता है अल्सर। ओके, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोला कि एक एंजाइम होगा जो खाने के ऊपर काम करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन वो खाने पे तभी काम कर पाएगा जब वो खाना आपका एसिडिक होगा। तो वो एसिडिक कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। और जो मैं बार बार जो एंजाइम बोल रहा हूं, वो एंजाइम का नाम है पेप्सिन। स्टोमक में जो आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन आपका प्रोटीन आपका बकल कैविटी या माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, आपका उसमें नॉर्मल प्रोटीन आ गया था डायरेक्ट पेट में। पहली बार पेट में जाके, स्टोमक में जाके प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, उसका नाम है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये पेप्सिन आके इसको क्या करेगा, प्रोटीएस करेंगे, इसका नाम है प्रोटीएस। ठीक है, ओके। अभी ये वाला बाकी तो ये तो सब कुछ 100% याद नहीं रहेगा, क्योंकि
इससे उतना फेमिलियर नहीं है आप लोग, लेकिन एक बेसिक चीज जो याद रखिएगा प्लीज, एक है कि जो मैं बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज मैं बोला था स्टार्टिंग में, जो मेनली डाइजेशन लेके बात होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या था? स्टार्च था। तो कार्बोहाइड्रेट को पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब जाके बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड अदर एक्टिविटी। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको याद रखना है ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन का विश्वजीत, प्रोटीन की है सिंपलेस्ट फॉर्म है एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपका होगा एमाइनो एसिड्स। और लास्ट एक था फैट। फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पाइरुविक एसिड, वो दूसरा पाइरुविक एसिड आपका क्रेब्स साइकिल में आता है। पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट, ये सब आपका आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका ये तीनों चीज प्लीज याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है एमाइनो एसिड, और फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है? ओके मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना जरूरी है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन मैं वो फिलहाल स्किप कर रहा हूं। अभी खाना माउथ से स्टोमक आया, स्टोमक प्लस ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल, ठीक है। अभी इसके बाद खाना कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का 2 पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? आप लोग किसी भी डॉक्टर के चेंबर में गए होंगे तो आपको ऐसा वाला दिखेगा पेट में, ये ऐसा दिखाता है ना, ऐसा रहता है। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग इसका हाइट पता है, इसका लेंथ पता है कितना होगा इसका? कत बड़? इसका लगभग इसका लेंथ होता है 20 फीट। इसका लेंथ होता है 20 फीट, ठीक है। बहुत लंबा। सोचिए पद्मा का आपका हाइट लगभग 5-10 होगा, शायद 5-10, 6 मान लेते हैं। तो पद्मा जैसे 3 आदमी मिला के इतना लंबा, तो सोचिए कितना लंबा चीज आपका पूरा पैकिंग वैकिंग करके बॉडी में फिट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है 20 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक के बाद खाना कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखिए ये जो 20 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें फिर से अभी 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, ये नाम तो सुने होंगे, ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। इलियम ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? डेडुनम था, ज्यूजेनम था, इलियम था, साथ में और कुछ एक दे देता है, मान लीजिए आपका न्यूरॉन या नेफ्रॉन या एक्सॉन या डेंड्राइट, कुछ एक दे देता है। तो आपका हमेशा याद रखिएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 ही पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये सब चीज अभी पूरा आप लोग को याद नहीं भी रहेगा, चलेगा, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको मुझे लगता है कि आ जाएगा, हाँ ये तो डिस्कस हुआ था ये चीज। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हम लोग खाना माउथ में हम लोग का डाइजेशन हुआ था, स्टोमक में डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, सिर्फ डाइजेशन होगा ड्यूडेनम में। जेजुनम और इलियम में थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है। जेजुनम और इलियम में खाना थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर बात? अभी वो वाला क्या नाम था जिसमें गंगोत्री, उसके बाद
शायद्री सब नदी आके जहां पे मिलता है, त्रिवेणी का उस जगह का नाम क्या था? देवप्रयाग। हम लोग के पेट के अंदर देवप्रयाग है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका देवप्रयाग है। क्यों? देखिए, इंटेस्टाइन का अपना जो जूस है, अपना जो एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस जिसको बोलेंगे, वो तो रहेगा ही रहेगा। एक चीज होता है पैनक्रियास बोल के, पैनक्रियास नाम सुने हैं? पैनक्रियास, ये पैनक्रियास देखने में कैसा होता है? वो ग्रीन कलर होता है। देखने में कैसे होता है? पत्ता जैसा ही बोल सकते हैं, पत्ता जैसा ही होता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो जो मछली का जो ये होता है ना, गिल्स, जिससे मछली सांस लेते हैं, वैसा होता है थोड़ा देखने में, फूल फूल टाइप थोड़ा। तो पैनक्रियास से भी इधर जूस आता है इंटेस्टाइन में। और एक लीवर जो हम लोग का होगा, लीवर के नीचे एक चीज रहता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो मेरा है नहीं, काटा गया है। अभी ये जो लीवर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीक्रेट करता है। इसका नाम क्या होता है? बाइल। वेरी गुड, इसका नाम होता है बाइल। लीवर जो है वो सीक्रेट करता है बाइल या बाइल जूस। ये भी आपका आता है इधर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्पेसिफिकली ड्यूडेनम में, बिकॉज जेजुनम और इलियम में तो कुछ होता ही नहीं है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली ड्यूडेनम में आपका इंटेस्टाइन का जूस रहता है, खुद का जूस रहेगा, खुद का एंजाइम रहेगा। पैनक्रियास से आपका आएगा एंजाइम, और ये बाइल से भी आपका एंजाइम आएगा। और इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका हर एक चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब का फाइनल डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, नो डाइजेशन। इलियम, नो डाइजेशन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, नो डाइजेशन। उसके बाद खाना आपका इजेशन हो जाता है। तो आपका लास्ट डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में, जो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। क्लियर है? ये जो पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास का किसी को कुछ पता है कि इसका और एक इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है पैनक्रियास का? पैनक्रियास का क्या है? पैनक्रियास में थोड़ा सुन लीजिए, अगर याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाइएगा। पैनक्रियास में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसका नाम होता है बीटा सेल। क्या नाम होता है? बीटा सेल। ये बीटा सेल में एक चीज होता है जिसका नाम होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल में इसको ऐसा, ये सब नाम भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद रखिएगा पैनक्रियास जो है, ये पैनक्रियास ही रिस्पॉन्सिबल है हम लोग के शरीर में इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा ना हो जाए, वो कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहां से आता है? पैनक्रियास से आता है। ठीक है? जब ये इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब जाके बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो बहुत खराब बात है। ओके, अभी इंसुलिन के साथ, इंसुलिन का एक बहुत कट्टर एनिमी भी हम लोग के बॉडी में है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को नीचे रखना, और एक चीज है इंसुलिन जैसा ही है, उसका काम है ब्लड शुगर लेवल को ऊपर करना। इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करता है। उसका नाम क्या है? इंसुलिन का जो एनिमी है, इंसुलिन का जो दुश्मन है, इंसुलिन कहां पे नहीं लिखे क्या? पैनक्रियास आपका सीक्रेट क्या करता है? इंसुलिन। क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का दुश्मन, ये अगर हिंदुस्तान है तो इसका पाकिस्तान कौन होगा? नाम याद रखिए, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन जो है, ये ब्लड शुगर लेवल को हमेशा हाई रखने की कोशिश करता है। क्लियर बात? तो ये इंसुलिन हमेशा लो रखने की कोशिश करेगा, ग्लूकागॉन हाई रखने की कोशिश करेगा, और यही जिद्दोजहद में हम लोग का जिंदगी जा रहा है। ठीक है? यहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को
खत्म किया जा सकता है, डाइजेस्ट सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। यस, ठीक है। कहां पे? वही बोले, मतलब मैं बोला था कि इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आपका 3 जगह से जूस आता है। जूस मतलब एंजाइम आता है। एक तो इंटेस्टाइन का खुद का एंजाइम है, एक पैनक्रियास से आता है, और आपका एक आता है आपका लीवर से, बाइल सॉल्ट आता है, और तीनों मिलके खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये चीज एक बोला था, और बाद में बोला कि पैनक्रियास जो है उसमें ये दोनों चीज स्किप किए नहीं चाहिए, बीटा सेल ये सब नहीं चाहिए। पैनक्रियास जो है यही एक्चुअल में सीक्रेट करता है, मतलब यही छोड़ता है इंसुलिन को, और इंसुलिन क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखता है। ठीक है, हो गया, इरेज करें। मुझे धनुचन को लेकर थोड़ा टेंशन है। धनुचन समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, ये मैथ्स थोड़ी है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। ये तो आपका ही ह्यूमन बॉडी है, अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा समझने से कैसे होगा? क्या बोले? अभी देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग को मिलता होगा कि वो नींबू में क्या एसिड होता है, इमली में क्या एसिड होता है, विनेगर में क्या एसिड होता है, तो वो थोड़ा कर लेंगे। उससे पहले एसिड एंड बेस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेसिस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। दोनों ही केमिकल है, दोनों ही केमिकल है। तो एसिड टेस्ट अगर आप करेंगे, ये आपको खट्टा लगेगा, सावर। एसिड का टेस्ट हमेशा खट्टा होता है, नींबू, दही जिसमें एसिड रहता है खट्टा हो जाता है। और बेस हम आपका बीटर होता है, बीटर। बीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में राहुल? तीता को झाला, तीता को तीता बोलता है, तो तीता ही है। जो हम लोग वो जो करेला वरेला खाने से जो नीम पत्ता जो खाने में जो फील होता है, हाँ तीखा, नीम पत्ता तीखा होता है, हाँ करवा, हाँ। अब कैसे हिंदी ये राम, आपको तो बिहार में आपका बॉर्डर में रुक देगा आपको ये राम। तो बीटर आपका होता है करवा, और सावर आपका होता है खट्टा। ओके, अभी ये चीज तो ये जो नॉर्मल है हम लोग के ह्यूमन बॉडी से, अगर ये रिलेट करेंगे, जब भी थोड़ा एसिडिटी फील होता है हम लोग एंटासिड खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग को जब एसिडिटी होता है, मतलब HCl का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए थोड़ा इधर उधर हो गया, तब जाके हम लोग जो खाते हैं वो एक बेस होता है, बेस, एसिड प्लस बेस। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा आपको एक चीज निश्चित मिलेगा, वो है आपका सॉल्ट और प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस मिलके आपको हमेशा एक नमक देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। और ये जो रिएक्शन है ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, जिसका एक खास नाम है, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन का ये शॉर्ट फॉर्म है, स्पेलिंग नहीं REACTION है, मैं शॉर्ट में लिखा। एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसिड एक लेता हूं HCl और NaOH, ये एक बेस है। आपको तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। H के कारण ये एसिड है, OH के कारण ये बेस है। क्यों है नहीं है वो छोड़ दीजिए। HCl आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है। जब ये रिएक्ट करेगा तो Na और Cl, NaCl हो जाएगा, NaCl, और ये H और OH मिलके आपको क्या देगा, वाटर। ठीक है, ये HCl आपका क्या है, एसिड, NaOH आपका क्या है, बेस, और ये NaCl आपका क्या है, सॉल्ट। और वो भी पता है कौन सा सॉल्ट है? नहीं वो तो है, लेकिन वो कौन सा सॉल्ट है? हम लोग इसका यूज करते हैं क्या?
ये वाला नमक का हम लोग यूज करते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, आयोडीन नहीं है ये नमक क्या खाने वाला नमक या दूसरा? हाँ, टेबल सॉल्ट हम लोग जो खाते हैं, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। हम लोग आज भी दोपहर में जिससे खाना खाए वो यही नमक था। खा तो लिए, अभी नाम पता चला आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज द टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं। हाँ हाँ, आयोडीन, वेरी गुड। एक इसमें एक टॉपिक था, मैं ये भूल गया था, सोचा था स्टार्टिंग में बोलूंगा, बाद में भूल गया। एक क्वेश्चन आया था, बाद में ये अगर टॉपिक मिलाने जाएंगे तो मैं क्वेश्चन ही भूल जाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था, व्हाई डू हिली रेसिडेंट्स, मतलब हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग गॉइटर से क्यों सफर करते हैं? गॉइटर एक रोग है, गॉइटर। ये रोग कैसा होता है? गला फूल जाता है, ज्यादातर लेडीज में दिखा जाता है, जेंट्स में कम दिखा जाता है। तो ये हिली एरिया में ज्यादातर क्यों देखा जाता है? 4 ऑप्शन था। कारण पता है किसको? थोड़ी देर पहले आप आयोडीन बोले, उससे मुझे याद है, आप चले गए ऑक्सीजन। देखिए क्या होता है, थोड़ा समझिए इसको, बेसिक बात को समझिए। हम लोग के गले पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड से बहुत को देखिएगा, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पैर बेर फूल जाता है, ये इसका थायराइड का थोड़ा ये हुआ है, तो वो तो है। तो हम लोग को सबको ही डॉक्टर है अपने आप में, लेकिन उसका अलग रीजन हो सकता है। लेकिन ये थायराइड ग्लैंड शरीर का बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन माने केमिकल, एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सीक्रेट करता है। अब ये थायरोक्सिन जो सीक्रेट हो गया, इसका बहुत सारा काम है, लेकिन वो तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक उसको आयोडीन ना मिले। आयोडीन मिलेगा, थायरोक्सिन आयोडीन से रिएक्ट करेगा और शरीर में यूजेबल फॉर्म में आएगा। जो नॉर्मली थायरोक्सिन आता है वो शरीर का यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर बात? अभी हम लोग जो नमक खाते हैं वो वाला नमक आता है सी सॉल्ट। समुद्र के पानी से जो नमक आता है उसको रिफाइन किया जाता है, उसको आयोडाइज्ड किया जाता है, टाटा सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट बोल के। उसके बाद उसमें आपका हम लोग उसको सेवन करते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हिली एरियाज में ये सुविधा नहीं है। हिली एरियाज में जो लोग बहुत ऑल्टीट्यूड में है, उन लोग का पानी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उन लोग को जो सॉल्ट मिलता है दैट इज रॉकी सॉल्ट। वो लोग पत्थर काट के उसमें जो नमक आता है वो नमक को वो लोग खाते हैं, और उस नमक में आयोडीन का कमी होता है। क्योंकि आयोडीन का कमी है, थायरोक्सिन तो सीक्रेट तो हो रहा है, थायरोक्सिन सीक्रेट तो हो रहा है, लेकिन थायरोक्सिन को आपका यूज करने के लिए आयोडीन तो है नहीं। तो क्या होता है, धीरे धीरे थायरोक्सिन जमा होने लगता है। जमा होते होते ये आपका गला बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गॉइटर, और ये ऑपरेशन करके बाद में ठीक हो सकता है। क्लियर हुआ? और इसी कारण से हिली एरियाज में गॉइटर का पेशेंट ज्यादा आपको मिलता है। क्लियर बात है? हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक वन रीजन बोला हूँ, या उनका आयोडीन का भी कमी हो सकता है, अदरवाइज दूसरा भी रीजन हो सकता है, मुझे उतना मेडिकली पता नहीं। बट आयोडीन इज वन ऑफ द माने मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर गॉइटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक्सॉल माने बीट लवण, सिंधुक लवण, किशोर लवण जो है। हाँ हाँ हाँ, इसमें आयोडीन नहीं होता ना, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद ओके, अभी जो बात कर रहे थे कि ये आपका ये जो रिएक्शन है, ये कोई भी एसिड और बेस में ये रिएक्शन आपको देखा जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, अभी कुछ ऐसे लिख दीजिए, इसको इरेज करें। विषय बोरिंग लगছে না এই ক্লাসটা। বিষয়টা অনেক কষ্ট করে চোখ টোকগুলো খুলে রাখছে, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ठीक, आइए लिखिए नेम ऑफ एसिड। लिखिए ना, नेम ऑफ एसिड नहीं, पहले लिखिए सोर्स, सोर्स, और इस साइड लिखिए नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड।
किसमें क्या एसिड आपको मिलता है, किसमें क्या एसिड मिलता है, ठीक है। लेमन्स एंड ऑरेंजेस, नींबू, नींबू में हम लोग को क्या एसिड मिलता है, साइट्रिक एसिड। मैं बार बार एसिड एसिड नहीं लिखूंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा, सबके साथ आप एसिड लगाते जाइएगा। साइट्रिक एसिड मिलता है आपको लेमन्स और ऑरेंजेस में। हाँ हाँ हाँ, सुपारी में, सुपारी में लगता तो नहीं है। बेटेलनट ड्राई में तो पता नहीं, ऐसे तो ये तो तामुल तो अच्छा है बहुत, बेटेलनट ड्राई में क्या है मुझे पता नहीं। तामुल का लेकिन फ़ायदा बहुत कुछ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन तामुल का सुने बहुत बहुत फ़ायदा होता है। आइए उसके बाद सावर मिल्क, या सावर मिल्क बोलिए, या जो हम लोग खट्टा जो दही खाते हैं जो वो वाला, लैक्टिक एसिड, ये आपका होता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड, विनेगर में आएगा आपका एसिटिक एसिड। उसके बाद एप्पल्स, मैलिक एसिड। अगर एप्पल्स आप भूल जाएंगे, इसको याद रखिएगा, एप्पल्स नॉर्मली मालिक आदमी लोग खाते होंगे, तो इसको मैलिक की जगह मालिक भी कर सकते हैं, मालिक एसिड, मालिक आदमी का मालिक एसिड। गरीब आदमी कहाँ एप्पल खाएगा, है ना अमित? ग्रेप्स, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर में क्या एसिड होगा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। ग्रेप्स में आपका होगा टार्टरिक एसिड। उसके बाद फिर से वही सोर्स और नेम ऑफ ऐसे लिखिएगा। उसके बाद लिखिए टोमेटो, टोमेटो में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। सब्जी तो बोलते हैं, नहीं एसिड मिलता है, फ्रूट होने का क्या एसिड मिलने से मतलब है, मैं बोला कहाँ पे क्या एसिड मिलता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। रीजनिंग में दिक्कत होता है, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें क्या एसिड मिलता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। क्या एसिड, हाँ, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स का बाटली को खोलते हैं तो वो जो निकलता है उसको, पहला बात है उसको वर्ड क्या है उसका, शैंपेन, उसको बोला जाता है एफरवेसेंस, उसको बोला जाता है एफरवेसेंस। और वो एफरवेसेंस में जो हवा आता है, वो हवा क्या है, नेम द गैस जो कंप्रेस करके कोल्ड ड्रिंक में रखा जाता है, वो गैस क्या है, जो आप ऐसे खोलने से वो गैस निकल के आता है, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में क्या गैस एसिड रहता है, आप बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। ओके, अभी आप कुछ एक काम कीजिए, कुछ एसिड का यूज भी लिख लीजिए जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, कुछ एसिड का यूज लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स, यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स। इरेज करें इसको, हेडिंग डालिएगा यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स। कुछ एसिड्स का यूज थोड़ा देख लीजिए। जैसे उसमें से पहला तो एक हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए क्या एसिड यूज होता है, कार्बोनिक एसिड यूज होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर आता है, कार बैटरी, गाड़ी का बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरी, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है, लिखिए यूज्ड, ये लिख दीजिएगा, यूज्ड इन कार बैटरीज,
कार के बैटरीज में यूज होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, ये सब में कौन सा एक्सप्लोसिव भी यूज होता है। ये आपका यूज होता है कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला होता है H2SO4। यह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। प्रीति बोरिंग लगी इसने की? प्रीति ग्रेजुएशन किया কি হয়েছে? আর্টসৰ না কি আছিল গ্ৰেজুৱেশ্যনত? এইটো মানে মোটামুটি লাस्ट ব্রিটিश টাइमত পড়া হৈছিল চাগে তাৰ মানে। पृथ्वीराज का साइंस था ना बैकग्राउंड, क्या था? आईटी था, तो ये पढ़ा हुआ, ठीक है। इसके साथ और एक चीज भी लिख लीजिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको एसिड या केमिकल का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर है? उसके बाद जब देखते होंगे आप लोग, कभी अगर कहीं पे ज़्यादा कट गया है, खून वो निकल रहा है, आप फार्मेसी में जाएंगे तो उसमें कुछ पानी जैसा डाल देता है पहले उसको साफ करने के लिए, कॉटन से साफ। वो पानी तो नहीं होता, सबको पता है। वो होता क्या है? जो पानी जैसा डालते हैं उसका नाम होता है, वो एक एसिड है। एज एन एंटीसेप्टिक लिखिए, एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब जो चीज आपको सेप्टिक नहीं होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है ये वाला एसिड, नाम है बोरिक एसिड। बोरिक, हाँ, बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड आपका एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है, ठीक है। होगा टाटाटिक ना, तेतु, हाँ, टामारी, ये जो ये लिखे थे ना। और एक चीज लिख लीजिए, ग्रेप्स लिखे थे, ग्रेप्स में लिखे थे ना टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स में, उसमें लिखिए ग्रेप्स कॉमा टैमारिंड, उसमें कॉमा ग्रेप्स कॉमा टैमारिंड। टैमारिंड माने तेतुल, इमली। इमली जो होता है उसमें भी आपका ग्रेप्स और इमली दोनों में ही आपका टार्टरिक एसिड मिलता है। ये थोड़ा लिख लीजिए, मुझे टर्मरिक का मुझे याद नहीं आ रहा है, टर्मरिक का क्या था तो देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो इधर आपका खत्म होता है। हाँ, और एक चीज है, ये बेस लेके हम लोग तो डिस्कस किए नहीं, एसिड और बेस है चैप्टर का नाम। कुछ कुछ बेस का कॉमन नेम आता है, कॉमर्शियल नेम। जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे जानते हैं, लेकिन दुकान में जाके आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, दुकानदार को तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं आप। तो उसका कुछ कॉमर्शियल नेम है, बेस का कुछ कॉमर्शियल नेम है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। लिखिए तो ये लिखिए नेम, लिखिए नेम, और इधर लिखिए कॉमर्शियल नेम। कॉमर्शियल नेम, नेम में डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमर्शियल, दुकान में अगर आपको पूछना होगा तो इसको जाके बोलना होगा कॉस्टिक सोडा। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको दुकान में जाके बोलना होगा कॉस्टिक पोटाश। उसके बाद स्लेक्ट लाइम, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप बोलेंगे स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है पता है? जो मैं 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हम लोग का जब गैस होता है तो एंटासिड हम लोग जो खाते हैं एंटासिड, वो एंटासिड एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये एक्चुअली एंटासिड है, एंटासिड। ये आपका होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तुम्ही भाव लगता ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना थोड़ा আর কোথায় পড়াশোনায় মন বসে তাহলে। ये राहुल और करे कि छोड़ दे आज? ये नाम थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्लेक्ट लाइम कौन सा है, स्लेक्ट लाइम कौन सा है, तो आपको जानना पड़ेगा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नाम देगा आपको, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको निकालना होगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो स्केलेटल सिस्टम आज करें कि छोड़ दे निजाम? छोड़ दे, ठीक है, जाइए नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग बोल दीजिएगा कि साइंस ही करे, कि ऐसे तो आज थोड़ा नंबर स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, साइंस करने से कम हो जाएगा तो मैथ्स ही कर लेंगे, लेकिन बता दीजिएगा आप लोग जैसे बोलेंगे। साइंस क्लास नहीं हुआ है और साइंस से आपका क्वेश्चन इस बार 3-3 क्वेश्चन आया था, तो आधा करने से ना आपको नहीं होगा। आधा अगर मैं करूंगा, मान लीजिए मैं 2 घंटा भी क्लास करता हूँ, 1 घंटा में आपका कुछ भी तो ठीक से नहीं होगा। 2 घंटा करने से लगेगा हाँ कुछ हुआ है। मैथ्स का मैं सोचा था जो कंपेंडियम जो बनाया है वो सबको आपको करने दूंगा, मैं सोचा था सुबह, तो वही बात किया हो, देखते हैं एक बार। ना हार्ट का है, लेकिन मुझे तो पता नहीं, ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ, इसको लेके मुझे बाद में क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। जो कि मैं कल भी बोला था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपका ग्रेजुएशन हार्ड होगा। एचएस जितना इजी दे दिया ये होना नहीं चाहिए था, ग्रेजुएशन मुझे लग रहा है हार्ड होगा। এটা ना अच्छा होने में है। ठीक है, थैंक यू।